दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के साथ में। दोस्तों, आज के दिन प्लस में क्लोजिंग मिल चुकी है। निफ्टी में 25,195 के आसपास की क्लोजिंग है। 113 पॉइंट्स ऊपर 0.50% के आसपास का जंप है, आधे परसेंट के आसपास की तेजी। लो को देखने चले तो 2588 के आसपास का लो है। यानी कल के दिन की तरह आज के दिन भी निफ्टी ने 25,000 के लेवल को नहीं तोड़ा। निफ्टी बैंक को देखिए तो प्लस में, मिड कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म 1% के साथ में, और स्मॉल कैप ने भी आप बोल सकते हैं साथ में 1% की तेजी दिखाई है। तो कल की तरह आज के दिन भी ये दोनों सेक्टर चले हैं, सेगमेंट चले हैं, जिसमें स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ने अच्छी तेजी दिखाई है आज के दिन में। इसके साथ में लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक भी चल चुके हैं, और एडवांस की जो कंपनीज देखें तो मैक्सिमम है, यानी काफ़ी ज़्यादा है कल के कंपैरिजन में। तो कल के दिन दोस्तों हुआ होगा काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो माइनस में आके बंद हुए होंगे, क्योंकि निफ्टी नीचे था, मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स तेजी में नहीं थे। लेकिन आज के दिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, सब कुछ आज ग्रीन में है, ब्रॉडर तेजी बन चुकी है। साथ में अगर मैं सेक्टर को भी आपको दिखाऊं तो हर एक सेक्टर आज ग्रीन में आके बंद हो चुका है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, हर एक सेक्टर में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब सबसे खराब किसने परफॉर्म किया? सबसे खराब परफॉर्म कर चुका है मेटल, और उसके बाद में एनर्जी, और उसके बाद में आईटी। आईटी ने भी खराब परफॉर्म किया, और उसके पीछे का रीजन आप जानते हैं। कल एक टेक कंपनी के रिजल्ट थे, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, और उसकी वजह से कुछ एडीआर कंपनीज में गिरावट आई थी, और यहाँ पे भी उस कंपनी के स्टॉक में गिरावट बनी है। लेकिन आईटी सेक्टर ले दे के प्लस में क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी आप बोलोगे तो यहाँ पे टॉप में आया नहीं, और अंडर परफॉर्मिंग यानी सबसे कम खराब करने वाले 3 सेक्टर के अंदर ये आ चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों को लेकर कि निफ्टी को लेकर क्या सिचुएशन है। टेक्निकली भी देखते हैं, सिखाने की कोशिश आपको करूंगा कि टेक्निकली आप कैसे देख सकते हैं, किस तरह से आप पैटर्न को बना सकते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। साथ में कुछ बड़ी न्यूज़ मैं आपको दूंगा, और साथ में कुछ कंपनीज हैं जिनके Q1 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, उसको भी एक बार हम चेक करेंगे विद एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेशन का डेटा है तो। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ी खबर आती हुई देखने को मिल रही है कि चाइना की जो जीडीपी है बढ़ चुकी है 5.2% के साथ में, क्योंकि एक्सपोर्ट ने बहुत अच्छा दिखाया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ट्रंप के टैरिफ या ट्रेड वॉर होने के बावजूद भी। तो ऐसे ही दोस्तों ये टॉप कंट्रीज के अंदर चाइना नहीं आता है, टैरिफ ट्रेड वॉर होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है जीडीपी के अंदर, और एक्सपोर्ट ने, सबसे बड़ी बात है, एक्सपोर्ट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनकी जो डिमांड है इनके खुद के घर में यानी चाइना में थोड़ी सी वीक हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट अच्छे कर दिए, तो इस वजह से जो जीडीपी है वो बढ़ चुकी है। और चाइना का दोस्तों आपको सीन पता ही है, ये दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है एक्सपोर्ट के दम पे, सस्ते प्रोडक्ट्स बना के बेचती है, तो टैरिफ ने भी इसके ऊपर डैमेज नहीं पहुंचाया, एक्सपोर्ट अभी भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। आगे चल के देखते हैं, अगर ट्रेड वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा एस्केलेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, तो फिर डैमेज हो सकता है, लेकिन चलो अभी तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और अच्छी बात क्यों है? क्योंकि हर एक कंट्री आपस में लिंक होती है, तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि चाइना की जो ग्रोथ है उसकी वजह से अच्छी न्यूज़ हम इसको ग्लोबली मान सकते हैं। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि न्यूज़ आई है आज सुबह 7:50 के आसपास, और एक्सपेक्टेशन का डेटा भी यहाँ पे विजिबल है, जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि 5.2% की ग्रोथ है। एस्टिमेट था 5.1% का, तो मोर देन एक्सपेक्टेड है, यानी अच्छी न्यूज़ है। और साथ में अगर मैं क्यून के बेसिस की बात करूँ तो 1% की ग्रोथ है, एस्टिमेट था 1% से नीचे, तो अच्छा डेटा चाइना का देखने को मिला है। अब आगे चलते हैं, बस यहाँ पे नेगेटिविटी ये हो सकती है कि इंडिया से इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम हो गया, चाइना में इन्वेस्ट ना हो जाए, लेकिन देखते हैं इंडिया का डेटा कैसा आता है और किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। बाकी इंडिया का डेटा अच्छा था, जीडीपी के हिसाब से नहीं भी, हम इन्फ्लेशन के हिसाब से भी बोले तो इन्फ्लेशन के हिसाब से इंडिया का डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, एक बड़ी खबर हमको ये सुनने को मिलती है कि ट्रंप हो सकता है, देखो ट्रेड वॉर तो ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन जो रियल वॉर चलती है वो भी ट्रंप की तरफ से देखने को मिल सकती है। अब देखो ट्रंप ने यहाँ पे एनकरेज करने की कोशिश की है जेलेंस्की को, यूक्रेन को, मतलब कि वो हिट करे मॉस्को को यानी रशिया को। तो यूक्रेन और रशिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो निकाल रहा है वो यूएस निकाल रहा है, क्योंकि उनके हथियार जा रहे यूक्रेन में, और उनके हथियार ही अटैक करे रशिया में, बस यूक्रेन के थ्रू वो सब चल रहा है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि स्टेप अप हो सकता है इस स्ट्राइक के अंदर, यानी यूक्रेन जिस तरह से अटैक कर रहा है वो अटैक आगे चल के और भी ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि ये खुद अपने आप को बोलते हैं पीस मेकर, यानी मैं शांति बनाने वाला एक नेता हूँ, जिसके अंदर इतना है कि मैं वॉर भी रुकवा सकता हूँ, लेकिन ये खुद चाहते हैं कि अटैक कर दे यूक्रेन, बहुत डेडली अटैक हो जाए रशिया के ऊपर, और काफ़ी डीप स्ट्राइक यूक्रेन कर दे। अब ये जो न्यूज़ मिली है ना दोस्तों, ये न्यूज़ मिली है फाइनेंशियल टाइम्स के एक रिपोर्ट है उसके द्वारा। अब कितनी सच है कितनी झूठ है वो उसके ऊपर यहाँ पे कोई ठप्पा नहीं है,
ठीक है, लेकिन एक रिपोर्ट के ज़रिए न्यूज़ हमको देखने को मिली है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये बोला है कि क्या आप अटैक कर सकते हो क्या रशिया की जो कैपिटल है उसके ऊपर, अगर मैं आपको लॉन्ग रेंज वेपन प्रोवाइड कर दूँ तो, जिसकी रेंज काफ़ी दूर तक जाती है और उसकी वजह से क्या आप मॉस्को पे अटैक कर सकते हो क्या। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, जेलेंस्की ने बोल दिया यस हम अटैक कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे अटैक की संभावना बन सकती है और उसके बाद में चीज़ें बिगड़ सकती हैं और स्टॉक मार्केट के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट आ सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये पीस मेकर है या फिर नहीं? आप चाहे तो नीचे कमेंट करके इनके बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज के मार्केट ने अच्छा परफॉर्म इसलिए भी किया है क्योंकि कल एक डेटा मैंने आपको बताया था जिसके अंदर हमने इन्फ्लेशन देखा था। रिटेल इन्फ्लेशन मोर देन एक्सपेक्टेड नहीं था, लेस देन एक्सपेक्टेड था, तो मार्केट को अच्छा लगा कि महंगाई इतनी नहीं बढ़ी जितनी हमने सोची थी। तो उसी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे बुल्स ने चांस लिया और इन्फ्लेशन ठंडा होने की वजह से निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग कर दी। 25,195 के आसपास की क्लोजिंग है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हम देख पा रहे हैं मार्केट अंडर परफॉर्म ही करते जा रहा है, लेकिन आज के दिन मार्केट ने थोड़ा सा आधे % के साथ में उछाल के साथ में क्लोजिंग दी है। अब देखिए टेक्निकल सिचुएशन देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइस नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जस्ट मैं आपको पैटर्न पढ़ना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप पैटर्न को देख सकते हैं। देखो चीज़ों में गिरावट होती है, यहाँ पे भी गिरावट थी, उसके बाद में तेजी, यहाँ पे गिरावट बनी है और यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बनी, फिर गिरावट और फिर मार्केट तेजी के लिए तैयार है। तो जितने भी दोस्तों हमने तेजी देखी है, चांसेस ऐसे बने हैं कि ब्रेकआउट्स हुए हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा या नहीं, अपने पास्ट के ट्रेंड को निफ्टी फॉलो करेगा या फिर नहीं, वो आप चाहे तो अपनी एक्सपेक्टेशन कमेंट के अंदर बता सकते हैं, क्योंकि चार्ट तो हमको ये बताने की कोशिश करा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट्स वगैरह हो जाते हैं अगर निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है। तो ये चलो हम इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन मान सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप सिचुएशन को देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। जिसमें गिरावट होती है, यहाँ पे तेजी बनी लेकिन वापस से गिरावट हो गई और उसके बाद में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के साथ में ब्रेकआउट हुआ, तो ये सिचुएशन होगी आपके हिसाब से, या फिर यहीं से निफ्टी ऊपर चला जाएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखो ये तो एक्सपेक्टेशन अपनी है डेटा के हिसाब से देखकर, या क्या सिचुएशन है, कैसे नंबर सारे कंपनी के उसके हिसाब से, या जो भी अपने को लग रहा है गट फीलिंग है उसके हिसाब से। लेकिन अगर मैं आपको टेक्निकली बताने की कोशिश करूँ तो टेक्निकली हम देखते हैं कि कुछ मेजर ब्रेकडाउन्स वगैरह तो हुए नहीं है ना, तो मेजर ब्रेकडाउन अभी हुए नहीं है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन डेफिनेटली हमने देखा, ये वाला, ये ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद में हमने बातचीत की थी कि अगले सपोर्ट के लिए निफ्टी जाएगा, और अगला सपोर्ट कौन सा होता है, अगला सपोर्ट होता है, हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर निफ्टी बुलिश है तो बुलिश चैनल को बना सकते हैं, अगर निफ्टी बैरिश है तो बैरिश चैनल को बना सकते हैं, अगर निफ्टी के अंदर साइडवेज चल रहा है तो हम इस तरह से चैनल को बना सकते हैं। सो यहाँ पे निफ्टी ने अपने सपोर्ट को लिया, कल थोड़ा सा नीचे और सपोर्ट है इसका, लेकिन चलो अभी इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आ गया तो इस वजह से यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो लेट्स सी कि निफ्टी वापस से अपने सपोर्ट टू रेसिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कवर कर पाता है या फिर नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज के Q1 के रिजल्ट को लेकर। एक्सपेक्टेशन का डेटा तो दिया नहीं इन्होंने, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि बताने की कोशिश करूं कि नंबर्स कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी का Q1 की एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है, जिस कंपनी का नाम है HDFC लाइफ, और इसमें प्रीव्यू आप देख सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ने चाहिए 16% के साथ में YoY बेसिस में, और डबल डिजिट में APE ग्रोथ देखनी मिलनी चाहिए, तो 16% का जंप आना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्चुअल नंबर्स कैसे हैं। तो नंबर्स दोस्तों ऐसे हैं कि 16% का जंप तो आया नहीं, 14% का जंप आया है, और कंपनी के प्रॉफिट 14% के साथ में बढ़ के 546 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 15% के साथ में बढ़ चुका है। तो हम बोल सकते हैं इसको एक्सपेक्टेशन से थोड़े से नंबर्स वीक है, थोड़े से नंबर कमज़ोर है। अब इसके नंबर्स कब आए हैं उसको आप देख लो। नंबर्स आए हैं 3:55 के आसपास, 1% की गिरावट इसमें हो चुकी है। हो सकता है इनसाइडर को पहले से पता लगा हो इस न्यूज़ का, और यहाँ पे नंबर्स आए हैं 3:55 पर। हम एस्टिमेट भी देख सकते हैं, बाकी चीज़ों का एस्टिमेट यहाँ पे विजिबल है। प्रीमियम का एस्टिमेट देखते हैं, यहाँ पे 72.72 बिलियन रुपीज़ का नया बिजनेस का प्रीमियम इसको मिला है। एक्सपेक्टेशन कितनी थी, 74 बिलियन की थी, लेकिन 72 मिला है, विच इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड, कम है एक्सपेक्टेशन से। VNB मार्जिन को देखते हैं तो यहाँ पे 25.10% का है, और चलो ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का डेटा गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि
जो प्रॉफिट है, चलो यहाँ पे एपीई को भी देख लेते हैं। एस्टिमेट थी 31.86 बिलियन की और यहाँ पे आ चुके हैं 32.25 बिलियन। यानी कुछ कुछ टर्म्स में इसने अच्छा परफॉर्म किया और मैक्सिमम हम जो देखेंगे, जो प्रॉफिट देखता है मार्केट, उसके हिसाब से कंपनी ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, वीकली सिचुएशन, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको शॉर्ट टर्म की सिचुएशन देखनी है तो आपको डे चार्ट देखना चाहिए, अगर आपको मीडियम टर्म की सिचुएशन देखनी है तो आपको वीकली चार्ट का देखना चाहिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म सिचुएशन देखनी है तो आपको मंथली चार्ट देखना चाहिए। तो ये अभी आपके सामने वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में भी जब कंपनी का स्टॉक इतना स्लो है, मतलब यहाँ से लेकर लिस्टिंग से लेकर यहाँ तक कंपनी के स्टॉक ने कुछ तेजी नहीं दी, बहुत बड़े बड़े स्विंग्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि कंपनी का स्टॉक काफ़ी स्लो चलता है। क्योंकि ये जो एक एक कैंडल है ना, ये एक एक हफ्ते की कैंडल है, तो कई हफ्ते यानी कई महीने स्टॉक गिरने में लगाएगा धीरे धीरे, उसके बाद में कुछ महीने रुकेगा, उसके बाद में कुछ महीनों में स्टॉक वापस ऊपर पहुंचेगा और यही जो ट्रेंड है ये चलता रहेगा। तो काफ़ी स्लो स्विंग्स इसमें आते हैं और अभी अपने रेसिस्टेंस को स्टॉक ले चुका है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट आपको जब भी इस तरह का पैटर्न दिखता है तो उसमें असेंडिंग चैनल आप बना सकते हैं और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि चैनल के अंदर है स्टॉक या नहीं। अगर वो आउट होता है पॉजिटिवली ऊपर से तो उसको ब्रेकआउट बोला जाता है, अगर वो नेगेटिवली नीचे से आउट होता है तो उसको ब्रेकडाउन बोला जाता है। तो अभी स्टॉक अपने चैनल में ही चल रहा है, अपने रेसिस्टेंस को लेकर वापस अपने सपोर्ट पे आने की कोशिश करता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई गारंटी नहीं है स्टॉक अपने सपोर्ट पे आएगा, हो सकता है ब्रेकआउट्स वगैरह दे दे, हो सकता है सपोर्ट पे आए, हो सकता है सपोर्ट से नीचे जाए, लेकिन अभी की ये सिचुएशन है। तो कल देखते हैं दोस्तों रिएक्शन किस तरह से मार्केट इसका देता है। साथ में दोस्तों दो और इंश्योरेंस कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं, एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है तो आप अपने हिसाब से उनको देख लेना, गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। आईसीआईसीआई की दोनों कंपनीज हैं, आईसीआईसी लोम्बार्ड और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दोनों के नंबर से आप अपने से देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अगली कंपनी के नंबर्स, जिसका नाम है AWL, अडानी विल्मार एग्री। अब इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, एग्री बिजनेस के ऊपर ही थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हुआ देखने को मिल रहा है। सो क्वार्टर वन के रिजल्ट आपके सामने है। कंपनी के जो पैट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये 24% के साथ में वाइनवा बेसिस पे डिप कर चुका है, गिर चुका है, घट चुका है, पहुंच चुका है 236 करोड़। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू निकालने के बावजूद भी, जो कि 21% का है। तो ये चीज़ आपको बताइए, इस कंपनी के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉफिट के मार्जिन कंपनी नहीं बचा पा रही है। कभी क्या होता है, कभी सरकार की तरफ से इनको प्राइजेस घटाने का आदेश मिल जाता है, कभी इन्फ्लेशन की वजह से इनके कच्चे माल के दाम बढ़ जाते हैं, जिस वजह से प्रॉफिट इनका मैनेज नहीं हो पाता है। लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट्स में दम है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बिक पा रहे हैं, लेकिन वही खेल है पीई रेशियो का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। तो जब अर्निंग ही कंपनी नहीं बढ़ा पाएगी तो कैसे पी रेशियो कंफर्टेबल हो पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 236 करोड़ के प्रॉफिट हैं, जो कि 313 करोड़ के थे पिछले साल इसी क्वार्टर में। म्यूटेड कस्टमर डिमांड थोड़ी सी कम हुई है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि फ्लक्चुएशन इन एडिबल ऑयल प्राइजेस, ये जो पॉइंट है ये अर्निंग्स के ऊपर दबाव डाल चुके हैं। साथ में कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू डिक्लेयर किया, जो कि 17,060 करोड़ के आसपास का है, जो कि 26% ऊपर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर्स आए हैं ओपन मार्केट में, अब एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, लेकिन इस नंबर्स के बावजूद भी कंपनी का स्टॉक 1.81 यानी 2% के आसपास गिरा है। इट मीन्स इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होगी खराब ही, और उस हिसाब से इसने परफॉर्म कर दिया। रिजल्ट कुछ ऐसे ही देखने को मिले हैं। जब भी दोस्तों कोई ऐसा स्टॉक मिलता है इन्वेस्टर को जिसका पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, तो वो कॉन्ट्रा बायर उसमें देखता है कि चलो ठीक है यार, कॉन्ट्रा बाइंग कर लेते हैं, अब स्टॉक नीचे है, कुछ महीनों या कुछ साल बाद स्टॉक ऊपर चल जाएगा। अब कॉन्ट्रा बाइंग कैसे करते वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। कि यहाँ पे देखा आपने, स्टॉक बहुत अच्छी कंपनी है, देखो कॉन्ट्रा बाइंग हमेशा बड़ी कंपनी में, अच्छी कंपनी में होती है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा होता है, क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, बिजनेस अच्छा होता है, ठीक है, ब्रांड अच्छा होता है, क्योंकि उसी में तो आप बेट कर सकते हो कि स्टॉक नीचे है, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल वो ऊपर जाएगा। अब आज नहीं तो कल वो ऊपर किस बेस पे जाएगा? अगर कंपनी में ही दम नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल ही अच्छे नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट ही क्रेडिबल नहीं है, कोई बड़ी कंपनी ही नहीं है, तो किस बेसिस पे वो जो नीचे है जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा? नहीं जा सकता है। तो बैट जो भी कॉन्ट्रा इन्वेस्टर करते हैं, कॉन्ट्रा मतलब बिल्कुल अपोजिट, कि मार्केट के अपोजिट जाना। देखो मार्केट ने इसको कैसे रिएक्शन दी है, कैसी वैल्यू दी है, इसके प्रॉफिट के हिसाब से। तो आप मार्केट के अगेंस्ट में जा रहे हो, कॉन्ट्रा आप कर रहे हो, आप अपोजिट काम कर रहे हो, मार्केट से उल्टा काम कर रहे हो। तो जब भी कॉन्ट्रा बायर इन्वेस्ट करता है ऑब्वियस है वो नीचे खरीदेगा, लेकिन अगर उसकी बेट सही चल जाती है तो मार्केट गलत जाता है उसका मतलब, तो मार्केट उसको ज़्यादा रिवॉर्ड करता है, वो नीचे खरीदता है और ऊपर उसको बेचता है। तो ऐसे जो कंपनीज होती है, सबसे पहले आपको देखना है कि उसका ब्रांड कैसा है, अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है,
प्रॉब्लम अगर चल रही है तो कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल रीजंस हो तो ठीक है, कंपनी की इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सब कुछ आपने देख लिया वो इसके अंदर है, ऐसा मान के चलते हैं, अडानी का ब्रांड है, ये सब चीज़ें हैं आपने देख लिया। लेकिन दोस्तों जब भी कोई कॉन्ट्रा बायर होता है ना, कोई इन्वेस्टर होता है, वो एक टाइम चुनता है अपने लिए। जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी अपने पैसे को एनपीए में नहीं जाने देते हैं। जैसे एनपीए आप एनबीएफसीज में देखते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनकी एसेट क्या है, पैसा है, नॉन परफॉर्मिंग यानी जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो एक इन्वेस्टर की एसेट क्या है, उसकी कैपिटल है, उसका पैसा है। तो जैसे ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि मैं 2-3 साल का टाइम इसको दूंगा, 2-3 साल में अगर ये नहीं चला तो मैं इसको बेच दूंगा, क्योंकि मेरी जो कैपिटल है उसको मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बना सकता हूँ। अब कई लोग सोचेंगे 1 साल, कई 2 साल, किसी का टाइम ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो जब तक वो टाइम होता है उस टाइम में कंपनी वैसा नहीं करती है जैसे इन्वेस्टर सोच रहा होता है, तो वो अपनी गलती मानता है, या फिर जो भी उसकी रिसर्च है वो गलत गई है, मार्केट सही गया है, तो मार्केट के पैर छूता है और बोलता है कि आप सही हो, मैं कुछ और बैट लेने की कोशिश करूंगा। कभी भी वो ईगो में नहीं आता है कि मैंने यहाँ पे लिया है तो जब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक मैं उसमें बैठे रहूंगा, क्योंकि बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो वो मिस कर सकता है। तो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं और इसी तरह से इन्वेस्टिंग की जाती है। बाकी अभी आप देखोगे तो उसका ट्रेंड काफ़ी वीक है, डाउन ट्रेंड है। मैं सिर्फ इसी कंपनी के बारे में नहीं समझा रहा हूँ, जो भी XYZ कंपनी के स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, कंप्लीटली डाउन ट्रेंड है इस तरह से, उनमें ये सब चीज़ें इन्वेस्टर सोचता है, प्ले करने की कोशिश करता है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो कैपिटल निकाल के उसको यूज़ कर सके बाकी किसी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने में। अब दोस्तों एक और कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी लगेगी क्योंकि पहली बार इसके रिजल्ट आ रहे हैं आफ्टर लिस्टिंग। कंपनी का नाम है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। Q1 के रिजल्ट आपके सामने है। कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर चुका है 2% के साथ में, 568 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है 15% के साथ में। तो जो पॉइंट अभी आपने देखा AWL के अंदर, वही पॉइंट इसमें भी देखने को मिल जाता है कि नेट प्रॉफिट तो गिरा है लेकिन कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है। तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन बड़े हो गए तब जाके, सॉरी घटे हो गए तब जाके इसका सेल्स बढ़ने के बाद भी इसका प्रॉफिट गिरा है। सो देखो दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट गिरा है। 282 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, अभी 568 करोड़ का प्रॉफिट है। आगे चलते हैं और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि जो कंपनी के ठीक है, रेवेन्यू को देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 4465 करोड़ का है, 3884 करोड़ का था, यानी बढ़ चुका है, 15% का जंप है। अब देखो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है मार्जिन के बारे में, जो कि है 12.72% के, और ये लोअर देन है 14.98% के, यानी डिप कर चुका है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि नंबर्स के अंदर कुछ मिलेगा 25% की ग्रोथ? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि डेटा अपन ने देख लिया था, लिस्ट होने से पहले जो इसके फाइनेंशियल्स थे वो अपन ने पढ़े थे। मैंने आपको बताया भी था कि कोई कंपनी की वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, अच्छी बात है, लेकिन कंपनी इसमें एहसान नहीं करी इन्वेस्टर्स के ऊपर कि मैं बहुत सस्ते में लेके आ रहा हूँ। बजाज फाइनेंस का जो डेटा था वो 30-30, 40-40% की ग्रोथ का था, तो उसको वैसी वैल्यूएशन में लेके आ गए उस कंपनी के मालिक। इसका डेटा डिक्लाइन कर रहा था, इसके प्रॉफिट बढ़ने की जगह घट रहे थे। कैसे घट रहे थे मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बाकी आप ये मार्जिन वगैरह देख सकते हैं, एनपी देख सकते हैं। ये देखो, ये डेटा हमने देखा था और उसके अंदर कंपनी ने जो वैल्यूएशन, क्योंकि मतलब अगर अंडर वैल्यू ये होता तो आपसे और मुझसे पहले मार्केट इसको लेके ऊपर पहुंचा देता, लेकिन कंपनी की जितनी हैसियत है, जितने फाइनेंशियल से, उसके हिसाब से कंपनी ने वैल्यूएशन रखी ताकि उसी के हिसाब से इसकी लिस्टिंग हो जाए। तो कोई ऐसा नहीं किया है कंपनी ने, ये चीज़ आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। देखो यहाँ पे 2023 के रेवेन्यू को देखें तो 12,400 करोड़ के हैं, उसके बाद में 24 की बात करें तो 14,000 के हैं, और 25 की बात करें तो 16,000 के हैं। यानी रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं, कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 1900 करोड़ का था, 2400 करोड़ का होता है, उसके बाद में घट के 2100 करोड़ का हो जाता है। तो ये जो डिप आया है इसकी वजह से इसको सस्ता रखा है ताकि बिक जाए स्टॉक, प्रमोटर के हाथ में पैसा आ जाए। बाकी ठीक है। अब जो सीन आपने यहाँ पे देखा कि कंपनी की सेल्स तो बड़ी है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, वही कंडीशन, वही सिचुएशन आज के दिन हमको इस कंपनी के रिजल्ट में देखने को मिली है। क्वेश्चन ये बनता है कि इन्वेस्टर वेट कर रहे थे इस कंपनी के नंबर्स का, कुछ अनएक्सपेक्टेड नंबर्स आ जाए, कुछ चमत्कार हो जाए तो हम कंपनी के स्टॉक को हिला दें प्लस की तरफ, या फिर कुछ बहुत ही खराब नंबर्स आ जाए, घटिया नंबर्स आ जाए तो हम इसको ब्रेक डाउन कर दें। एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है तो बोल नहीं सकता हूँ नंबर सच्चे हैं या बुरे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन होगी इस तरह की इन्वेस्टर्स की पिछला डेटा देखने के बाद में और वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ देखने के बाद में। तो कल पता चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टॉक्स है ना वो पब्लिक के पास में है, तो ये भी एक थोड़ा सा देख के चलना है कि एफआई और डीआई के पास में काफ़ी कम स्टेक है, दोनों का मिला के भी हम देखें तो पब्लिक से
आधा ही हो पाता है, और पब्लिक के पास में उनसे डबल का स्टेक है, यानी बहुत ज़्यादा स्टेक है। ऐसा जब भी होता है नॉर्मली स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है, क्योंकि जब तक एफआई और डीआईज अपने हाथ में स्टॉक नहीं लेते, जब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाता है। बाकी कल देखते हैं क्या होता है, एफआईज डीआईज इसमें बाइंग करती हैं या सेलिंग करती है। आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आपको स्टॉक का पैटर्न दिखाऊं तो पैटर्न ऐसा है कुछ, एक दिन की कैंडल है, इतने दिन हो चुके हैं, जितनी कैंडल है उतने दिन हो चुके हैं इसको मार्केट में लिस्ट हुए, ये ट्रेडिंग डेज है। और इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक बॉटम बना हुआ है, एक बेस बना हुआ है इस कंपनी के स्टॉक का, और यहाँ पे बायर्स खड़े हुए हैं और सेलर्स अभी नहीं आ रहे यहाँ पे। अब सेलर्स दिखते कल आते हैं, इस लेवल को तोड़ते हैं या फिर इस लेवल पे सपोर्ट मिलता है कंपनी के स्टॉक को। आप चाहे तो कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ आप देख लेना, बाकी कंपनीज के साथ में कंपैरिजन कर लेना, बजाज फाइनेंस और ये जो भी कंपनीज हैं उनके साथ में। बाकी दोस्तों कल के वीडियो को भी आप देख लेना, दोनों वीडियोस आपके लिए काफ़ी काम के हैं, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।